हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th बायोलॉजी चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में आता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें फर्स्ट में है पढ़ना कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, दूसरा टॉपिक है इम्यूनिटी, थर्ड में एड्स के बारे में, फोर्थ कैंसर और फिफ्थ ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द बटन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ फॉर ए long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors मीन्स एक लंबे समय तक क्या है कि हेल्थ को बॉडी और माइंड की ऐसी स्थिति माना था जहां बॉडी की कुछ ह्यूमर का एक बैलेंस होता था। दैट इज व्हाट ईयरली Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurvedic system of medicine assisted. It was thought that person that black ball belonged to hot personality and would have fevers. ईयरली ग्रीक जैसे हिप्पोक्रेटस तथा भारतीय आयुर्वेदिक सिस्टम भी ये दावा करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि ब्लैक बाल वाले व्यक्ति हॉट पर्सनालिटी वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। बट दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। पहला तो यही क्वेश्चन आएगा कि ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवरी कौन किया, तो विलियम हार्वे ने किया था ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी। इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना है। हिप्पोक्रेटस द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे using experiment method and the demonstrated of normal body temperature in the person with black ball using thermometer disprove the good humor hypothesis of health. In later years biology stated that mind influence through neural system and endocrine system our immune system that our immune system maintains our health. Hence mind and mental state can affect our health. Of course health is affected by first point, health को affect करने के लिए first genetic disorder deficiency with which a child is born and deficiency या defect which the child inherits from parent from birth। यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर वे डिफिशियंसी जिनको लेकर बच्चा पैदा होता है या डिफिशियंसी या डिफेक्ट जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से जेनेटिक रूप से मिलते हैं, तो ये भी हेल्थ को अफेक्ट करता है। दूसरा इन्फेक्शन से हो सकता है। थर्ड लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी, हैबिट्स दैट वी हैव आवर लाइक। लाइफ स्टाइल में खान पीन, रेस्ट, एक्सरसाइज तथा हैबिट जो हमसे है या जो नहीं है, इससे भी हेल्थ को मतलब कि अफेक्ट हो सकता है। अब हम लोग हेल्थ को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हेल्थ इज ए वेरी फ्रीक्वेंटली यूज बाय एवरीबडी। हाउ डू वी डिफाइन इट? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हेल्थ का अर्थ ही होता है अब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस नहीं है। हेल्थ ऐसी अवस्था है जिसमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग पाया जाता है।
यानी कि यहाँ पे लिखता है कि इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग होना चाहिए, तभी हेल्दी हो सकता है। अगर इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया नहीं अगर फुलफिल कर रहा तो ये हेल्दी नहीं होगा। उसको फिजिकली फिट होना होगा, मेंटली स्ट्रांग होना होगा, सोशल वेल बीइंग की भी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। व्हेन पीपल्स आर हेल्थी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। जब हम लोग हेल्दी होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक prosperity. Health also increase longevity of people and reduce infant and maternal mortality. हेल्थ ऐसी अवस्था है जो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल बीइंग पाया जाता है। ये सब तो है ही गया। जब हम लोग हेल्थी होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है और अधिक खुशहाली भी आता है। हेल्थ से लोगों की आयु का लॉन्गेविटी, यानी कि अगर हम लोग जितना हेल्थ रहेंगे उतना ज़्यादा दिन तक हम लोग जिएंगे। एंड इनफैक्ट तथा मैटरनल मोर्टेलिटी में कमी आती है, यानी डेथ रेट में कमी आती है। तो इसीलिए हम लोग को अच्छे भोजन की ज़रूरत है और हेल्थ रहने की आवश्यकता है। बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ बनाने के लिए बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरी है। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा का जो अभ्यास है बहुत पहले से ये चला आ रहा है। गुड हेल्थ के लिए बहुत सा चीज़ पे भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट डिजीज के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। Deficient of the bodily function, vaccination, immunization against infectious disease, proper disposal of waste, control of vector and maintenance of hygiene food and water resource are necessary for achieving good health के लिए ये सब चीज़ भी ध्यान देना होगा। When the function of one or more organ or system of the body is adversely affected, जब एक से अधिक ऑर्गन भी अगर अफेक्टेड हो जाएगा तो हम लोग को डिजीज हो जाएगा। वेरियस साइन एंड सिम्टम बी दैट आर नॉट हेल्थी, सिम्टम आने लगा कि हम लोग हेल्थी नहीं है। वी हैव ए डिजीज। डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुपेड इनटू टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज उसको बोलते हैं जो ट्रांसफ़र हो जाए एक दूसरे से, इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो ट्रांसफ़र नहीं हो, अगर ये किसी एक आदमी में है तो उसी आदमी में रहेगा, एक से दूसरे आदमी में नहीं फैलेगा। डिजीज विच आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरीवन सफर फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर द फैटल। एड्स जो होता है इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर किसी पर्सन को एड्स हो गया है और उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उस व्यक्ति को भी सेक्स हो जाएगा। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है, एक से दूसरे में फैलता है और ये जानलेवा भी होता है, इसका इलाज भी नहीं है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। ड्रग एंड अल्कोहल आल्सो विच आल्सो अफेक्ट द हेल्दी एडवर्सली। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन्स, a wide range of organisms belonging to bacteria, virus, fungi, protozoans, helminthes, etc. could cause disease in man. जो डिजीज को कॉज करता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन, उसी को बोलते हैं। पूछे कोई कि व्हाट इज पैथोजन, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। ऑल पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग in or on them. The pathogen can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activity, resulting in morphologically and functional damage.
Pathogen have to adapt to life within the environment of the host. For example, the pathogen that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at low pH and assisting the various digestive enzyme. A few representative members from different group of pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them. Preventive and control measures against these diseases in general are also briefly described. देखो, पैथोजन हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं। ये अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी को इंटरफेयर भी करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डैमेज होते हैं। पैथोजन को होस्ट के इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को एडप्ट कर लेना चाहिए। उदाहरण जैसे कोई भी पैथोजन जो गट से प्रवेश करते हैं उन्हें स्टोमक के लोअर पीएच में जीवित रहने तथा वहां पर उपस्थित जो होता है विभिन्न तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रति रेसिस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे है साल्मोना टाइफी। साल्मोना टाइफी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी नीट में क्वेश्चन आता है। साल्मोना टाइफी जो पैथोजेनिक बैक्टीरियल डिजीज है। पहला तो पूछा कि टाइफाइड क्या हो, किससे होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, तो बैक्टीरिया से होता है। कॉज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग। द पैथोजेन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विथ देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। साल्मोना टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जिससे मानव शरीर में क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। ये पैथोजेन प्रायः कैसे, कंटामिनेटेड यानी दूषित जल, पान, फूड, भोजन के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तथा वहां से ब्लड के द्वारा शरीर के अन्य ऑर्गन तक पहुंच जाता है। सस्टेन्ड हाई फीवर हो इसमें होता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस होगा, स्टोमक में पेन होगा, कंस्टिपेशन होगा, हेडेक होगा एंड लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ द डिजीज। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ भी हो सकता है सेवरेड केस में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें सिम्टम क्या क्या है। पहले तो याद रखना है कि फीवर के लिए टाइफाइड में क्या क्या सिम्टम है। तो पहला हाई फीवर होगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस होगा, स्टोमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया जिसको बोलते हैं। और सेवरेट केस, गंभीर मामले में इंटेस्टाइन में छेद भी हो जाता है जिससे कि मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड जो फीवर होता है इसको टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है चेक करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग विडाल टेस्ट लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड में कौन सा जांच होता है, तो विडाल टेस्ट। ए क्लासिकल केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मैलन निकनेमेड टाइफाइड मैरी इज वर्थ मेंटेनिंग हेयर। शी वाज कुक बाय प्रोफेशन and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. ये मेडिसिन में एक क्लासिकल केस है, मैरी मैलन, निकनेम टाइफाइड मैरी का है, जिसके यहाँ डिस्क्रिप्शन करना ठीक होगा। यह एक प्रोफेशनल से कुक थी। जो मैरी मैलन निकनेम जो थी टाइफाइड मैरी, ये खाना बनाती थी। खाने के द्वारा बरसों तक टाइफाइड कैरियर के रूप में टाइफाइड ये फैलाते रहे। तो ये टाइफाइड जो होता है बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरा है बैक्टीरियल डिजीज निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट द एल्वियोली। इसमें क्या होता है, ये एल्वियोली को इफेक्ट कर देता है, यानी एयर फिल्ड सैक ऑफ द लंग्स। एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोली गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम इन रिस्पायरेशन। ये जो निमोनिया है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है।
बैक्टीरियल डिजीज है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे बैक्टीरिया के द्वारा ये मतलब कि निमोनिया ये लंग को एल्वुलाई यानी एयर फिलर सैक को इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, एल्वुलाई में फ्लूइड भर जाता है। इन्फेक्शस के कारण जब एल्वुलाई में फ्लूइड भरेगा तो क्या होगा कि सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, जिसका इसका सिम्टम है फीवर हो जाएगा, चील रहेगा, कफ होगा एंड हेडेक होगा। इसमें भी कुछ केस होता है जिसमें कि लिप्स एंड फिंगर नेल ग्रे टू ब्लूइश कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ये बोला गया सिम्टम निमोनिया, फीवर, चील, कफ, हेडेक एंड सेवरेट केसेस में लिप्स एंड फिंगर नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर देखने लगेगा। A healthy person acquire the infections by inhaling the droplet aerosols released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person। और कौन कौन बैक्टीरियल डिजीज है तो डिसेंट्री, प्लेगो, डिप्थेरिया, ये सभी बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरियल डिजीज एक साथ हम लोग रख लेंगे, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, प्लेगो हो गया, डिप्थेरियल हो गया, ये सब बैक्टीरियल डिजीज होता है। अब डिसेंट्री किससे होता है तो सिजेला डिसेंट्री, प्लेगो के लिए ये सरनिया पेस्टिट है, डिप्थेरिया के लिए कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। और वायरस के द्वारा जो डिजीज होता है many virus also cause disease in human being। Rhinovirus represent one such group of virus which cause one of the most infectious human ailments, the common cold। The common cold is characterized by nasal congestions and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, टायर्डनेस। राइनो वायरस के द्वारा मोस्ट इन्फेक्टेड डिजीज कॉमन कोल्ड होती है। ये नोज तथा रिस्पायरेटरी पाथ को इन्फेक्ट करती है लेकिन लंग्स को नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि दे इन्फेक्ट नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाय द नेजल कंसेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हाउसनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस विच इजली 3 to 7 days। Droplet resulting from cough or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cup, doorknob, computer, keyboard, mouse, etc. can cause infections in बहुत से वायरस के द्वारा भी बीमार होता है। राइनो वायरस जो मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज कॉमन कोल्ड होती है, इसमें क्या होता है राइनो वायरस में, याद कर लेना, नोज और रिस्पायरेटरी पाथ को इन्फेक्ट करता है लेकिन लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। कॉमन कोल्ड का जो सिम्टम है नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सॉर थ्रोट, हाउसनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सिम्टम यूजुअली 3 to 7 days में समाप्त हो जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन को खांसी या छींक से जो निकलेगा, जैसे हम लोग खांसते हैं तो ड्रॉपलेट निकल जाता है, तो ये जो जब हेल्थी पर्सन द्वारा सांस लेने पर अंदर जाता है अथवा पेन कहीं हम लोग जब खांसते हैं तो छींक जो पड़ता है, पेन हो गया, बुक्स हो गया, कफ हो गया, डॉक्टर, कंप्यूटर, ट्रेन, सीढ़ी, लिफ्ट, जहाँ पे भी, तो उस तरह हम लोग हाथ रख के मतलब कि जैसे लिफ्ट पे चढ़ रहे हैं तो उस पर भी कोई खांस दिया तो वहाँ पे वे इन्फेक्ट कर दिया, तो इससे भी ये डिजीज़ मतलब कि एलर्जी वगैरह ये सब हो जाता है। तो ये भी एक वायरल डिजीज है राइनो वायरस कॉमन कोल्ड। अगला है सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाय प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन डिजीज कौन होता है तो मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज होता है। मैन हैज बीन
You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a teeny protozoan, is responsible for the disease. Different species of Plasmodium, P. vivax, P. malaria, P. falciparum, are responsible for the different type of malaria. Of these, malignant malaria caused Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal. Let us take a glance at the life cycle of Plasmodium. Figure 8.1. Plasmodium enter the human body as a sporozoite infectious through the bite of infected female एनोफिल्स मस्कीटो। जैसे देखिए, मलेरिया ह्यूमंस में प्रोटोजोन से तो होते हैं। मलेरिया के बारे में सुना होगा कि जैसे कि ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें मानव कई वर्षों तक लड़ते रहता है अपनी बीमारी से। प्लाज्मोडियम एक बहुत छोटा प्रोटोजोन है जो मलेरिया इसके लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है। प्लाज्मोडियम में डिफरेंट तरह के स्पेसीज पाए जाते हैं। पी विवैक्स, पी मलेरिया, पी फैल्सिफेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम द्वारा होने वाला जो मैलिग्नेंट मलेरिया है सबसे सीरियस एवं घातक होता है। जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिस मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म के रूप में ह्यूमन बॉडी में घुस जाता है। वही बोल रहा है कि एट द लास्ट प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस through the bite of infected female Anopheles mosquito. The parasite initially multiply within the liver cell and then attack red blood cell and resulting in their rupture. The rupture of RBC is associated with release of toxic substance hemogen, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. When a female Anopheles mosquito bite an infected person, these parasites enter the mosquito body and undergo further development. These parasites initially multiply the liver cell and then attack the RBC, resulting in the rupture. The rupture of RBC is associated with release of toxic substance hemogen, which is responsible for the chill and high fever recurring 3 to 4 days. When a female Anopheles mosquito bite an infected person, these parasites enter the mosquito body and undergo further development. The parasites multiply within them to form a sporozoite that are stored in the salivary gland. When these mosquitoes bite a human, the sporozoites are introduced into her body, thereby initiating the event mentioned above. It is interesting to note that the malaria parasite require two hosts, first human and second mosquito, to complete their life cycle in figure 8.2. The female Anopheles mosquito is the vector transmitting agent to। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है मलेरिया का, जो कि इसमें हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले कैसे तो जैसे मलेरिया के बारे में एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज होता है। मलेरिया बहुत सालों तक मतलब कि ये डिजीज ह्यूमंस इससे लड़ते रहता है। प्लाज्मोडियम एक छोटा प्रोटोजोन होता है जो मलेरिया के रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंट टाइप के मलेरिया होता है, लेकिन उसमें से जो पी फैल्सिपेरम होता है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो होता है ये सीरियस और घातक होता है। जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स को जो ये काटती है प्लाज्मोडियम, तो स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म के रूप में ह्यूमन के बॉडी में ये घुस जाता है। शुरुआत में जो ये पैरासाइट होता है लीवर में अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है। जब ये अपनी संख्या को बढ़ा लेता है तो ये फिर से आरबीसी पर अटैक करता है। जैसे ही आरबीसी पर अटैक करता है, आरबीसी फट जाती है। आरबीसी फटती है तो आरबीसी के फटने के साथ ही एक टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजॉइन निकलता है, जो चील कहने का मतलब ठिठुरन या प्रत्येक 3 to 4 डे में के इंटरवल पर ये हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी कोई फीमेल एनोफिल मस्कीटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, तब कि क्या होता है, पैरासाइट यानी कि गैम्बिटोसाइट जो होता है
उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का डेवलपमेंट होता है। ये पैरासाइट मस्कीटो के अंदर मल्टीप्लाई करके स्पोरोजॉइट बनाते हैं और जो सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। बट जब ये मस्कीटो किसी ह्यूमन को काटते हैं तो स्पोरोजॉइट उसके शरीर में इंटर कर जाते हैं और इस प्रकार बताए गए इवेंट फिर से शुरू हो जाते हैं। तो मलेरिया के जो पैरासाइट होता है उसमें जो उसका जो अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए ह्यूमन तथा मस्कीटो दो होस्ट की आवश्यकता होती है। फीमेल हेनोफिल्स मस्कीटो ट्रांसमिटिक एजेंट वेक्टर भी है। जैसे ही यहाँ पे देखिए पैरासाइट स्पोरोजॉइट रीच द लिवर थ्रू द ब्लड में ये पहुँचा, तो ये पहले पैरासाइट रिप्रोड्यूस है सेक्सुअली इन द लिवर सेल। उसके बाद अटैक किया आरबीसी पर तो फट गया आरबीसी फटा तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन आरबीसी ब्रेस्टिंग एंड रेड ब्लड सेल कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। फिर सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी, फिर गैमेटोसाइट बनाया, गैमेटोसाइट से ये फीमेल मस्कीटो टेक गैमेटोसाइट विद ब्लड फर्टिलाइजेशन सलाइवरी ग्लैंड्स स्पोरोजॉइट, फिर से वहाँ पे वापस वहाँ पे पहुँच गया। Entamoeba histolytica is a protozoan parasite in the large intestine of human which cause amoebiasis. Amoebic dysentery. Symptoms of this disease include constipation, abdominal pain, cramp, stool with excess mucus and blood clot. Housefly act as a mechanical carrier and serve to transmit the parasite from the feces of infected person to food. जैसे देखिए एमीबियासिस ये जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला इंटमीबा हिस्टोलाइटिकल नामक प्रोटोजोन पैरासाइट से एमीबियासिस यानी कि एमेविक डिसेंट्री होती है। सिम्टम इसका है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल में दर्द, क्रैम्प्स, ऐठन वगैरह होगा, स्टूल में एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट। हाउस फ्लाई जो होता है ना इसका एक मैकेनिकल कैरियर, इस बीमारी में मैकेनिकल कैरियर है और इसका जो पैरासाइट होता है इन्फेक्टेड पर्सन को फेसेस से फूड तथा उसके प्रोडक्ट तक ले जाकर उन्हें कंटामिनेट कर देती है। फिकल मैटर द्वारा कंटामिनेशन फूड एंड वाटर इस इन्फेक्शन का मेन सोर्स है। वही चीज़ बोला कि देयर बाई कंटामिनेटिंग विथ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाई द फिकल मैटर एज द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस। एस्केरिस जो होता है ये राउंड वर्म होता है, विचेरिया फेलेरियम वर्म, सम ऑफ द हेलमिंथ विच आर नोन टू पैथोजन टू ह्यूमन। एस्केरिस एंड एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज एस्कैरियासिस। सिम्टम ऑफ द डिजीज इंक्लूड एस्कैरियासिस में क्या होता है सिम्टम, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर में पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया हो जाएगा, ब्लॉकेज द इंटेस्टाइनल पैसेज, द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड along with the feces of infected person which contaminate soil, water, plant, etc. A healthy person acquire this infections through contaminated water, vegetable, fruit, etc. जैसे देखिए एस्केरियासिस कॉमन राउंड वर्म, एस्केरिस को राउंड वर्म बोलते हैं, विचरिया को फ्लेरियल वर्म बोलते हैं। ये कुछ सब वर्म होता है जो मानव के लिए पैथोजेनिक होता है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट एस्केरियासिस का कारण है। इस पैरासाइट के अंडे इन्फेक्टेड पर्सन के फेसेस के साथ बाहर निकल जाते हैं और सॉइल, वाटर, प्लांट आदि को कंटामिनेट कर देते हैं। हेल्थी पर्सन में यह इन्फेक्शन कंटामिनेटेड जल या वेजिटेबल फ्रूट के सेवन से होता है। अब है विचेरिया, डब्लो वैनक्रोफ्टी एंड डब्लो मलाई। द फिलरियल वर्म कॉज स्लोली developing chronic inflammation of the organ in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease is called elephantiasis या फाइलेरिस। एलिफेंटियासिस या विचरिया डनक्रोफ्टी या मलाई के द्वारा होता है
इसमें क्या होता है, ये जो होता है ऑर्गन में प्राय लोअर लिम्ब में लिम्फेटिक वेसल में रहते हैं, तो कई वर्षों तक ये मतलब कि वहाँ पे रहता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर देता है। ये डिजीज इन्फ्लेंटेसिस करने का मतलब हाथी पाँव या फाइलरेसिस कहलाती है, कह सकते हैं हम लोग उसको। जेनेटल ऑर्गन भी प्राय इसी बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं और इसके कारण ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आ जाती है। और इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द जेनेटल ऑर्गन आर आल्सो अफेक्टेड रिजल्टिंग इन द ग्रॉस डिफॉर्मिटी। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड to a healthy person through the bite by the female mosquito vector. Many fungi belong to the genera Microsporum, Trichophyton, and Epidermophyton are responsible for the ringworm, which is one of the most common infectious disease in man. Appearance of dry scaly lesions या various part of the body such as skin, nails, and scalp. फिगर 8.3 में यहाँ पे दिया है। And the main symptom of the disease, ये है डायग्राम। These lesions are accompanied by intense itching, heat and moisture help these fungi to grow, which makes them thrive to skin folds such as those in the groin or between the toes. Ringworms are generally acquired from soil by using towel, cloth, and even comb of infected individual. ये जो होता है रिंग बॉम्ब्स, इसमें सिम्टम ड्राई स्कैरी लेसन, शरीर के बहुत सारे पार्ट में नेल्स पर इसमें तेज़ी से ईचिंग होता है। हीट और मॉइस्चर जैसी मिलेगा तो फंजैया को स्किन को फोल्ड जैसे ग्रोइन दिखने लगेगा। पैरों के उंगलियों के बीच ग्रो जैसे पानी लग जाता है, इस तरह से हो जाएगा। रिंग बॉर्म में समानता सॉइल से या इन्फेक्टेड व्यक्तियों को टॉवल, क्लॉथ या कंघी वगैरह का यूज करने से भी हो सकता है। इन्फेक्शन डिजीज को प्रिवेंशन या कंट्रोल के लिए पर्सनल को पब्लिक हाइजीनिक आवश्यक है। पर्सनल हाइजीन में बॉडी को साफ करना, पीने के लिए साफ पानी, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट आदि शामिल है। पब्लिक हाइजीन में वेस्ट और एक्सक्रीट का प्रॉपर डिस्पर्सल, वाटर रिसोर्स जैसे पूल्स, गटर तथा टैंक की समय समय पर साफ सफाई, डिसइंफेक्शन करना तथा पब्लिक खान पान में स्वच्छ के मानकों को पालन करना है। ये उपाय पार्टिकुलरली वहाँ अनिवार्य है जहाँ पे इन्फेक्शस एजेंट खान पान द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, टाइफाइड, एमोबियोसिस या स्कैरिस। मेंटेन्स पर्सनल हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन, keeping body clean, consumption clean, drinking water, food, vegetable, fruit, etc. Public hygiene include proper disposal of waste and excrete, periodic cleaning and disinfections of water reservoir, pool, sewage pool, tank of observing standard practice, hygiene, public catering. These measures are particularly essential जहाँ पे कि infectious agents are transmitted through the food and water such as typhoid, amoebiasis, and ascariasis. In case of airborne disease such as pneumonia and common cold, in addition to measure above, close contact with the infected person or their belongings should be avoided for disease such as malaria or filariasis that are transmitted through insect vector. The most important measure to control or eliminate the vector and their breeding places. This can be achieved by avoiding stagnation of water in and around residential area, regular cleaning of household cooler, use of mosquito net, introducing species like Gambusia in ponds that feed on mosquito larvae, spraying of insecticide in ditched ड्रेनिंग एरिया एंड स्वैम्प्स etc. जैसे ये बोल रहा है कि जो कुछ इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा जो ट्रांसमिट होने वाला मलेरिया, फलेरिया जैसे रोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर वेक्टर तथा उसको ब्रीडिंग ग्राउंड को कंट्रोल या ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे कि रेसिडेंशियल एरिया था तो उसके पास आसपास में पानी को जमा नहीं होने देना है। कूलर के रेगुलर साफ़ सफाई कीजिए, मच्छरदानी का उपयोग कीजिए,
पॉन्ड में, तालाब में गम्बुसिया जैसे मछली डालिए जो कि मस्कीटो की लार्वा को खाती है। डिट्स ड्रेनेज एरिया तथा दलदल में इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करें। इसके अलावा डूर तथा विंडो में जाली लगानी चाहिए ताकि मस्कीटो अंदर ना आ सके। इन सब सावधानियों की ज़रूरत है। तब से ज़्यादा बढ़ गई जब डेंगू या चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैली, और जैसे कि एडिस मस्कीटो एक वेक्टर की तरह ही काम करता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इम्यूनिटी देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।